मेरे ख्याल में एक पढ़े लिखे इंसान की, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेसिक डेफिनेशन यही तो होनी चाहिए कि आपने अगर पढ़ा लिखा है तो आपने समाज को क्या फायदा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ज़ैद पीरज़ादा साहब हैं। इनसे एक मरतबा पहले भी हमारी बात हुई है और गुफ्तगू हुई हमारी इनसे, और अभी कुछ चीज़ें रहती थी तो हमने सोचा कि इनके साथ एक और सेशन कर लें और इनसे वो सारी चीज़ें जो पिछले एपिसोड में रह गई थी उनको डिस्कस करें। अच्छा जी, ये तारुफ तो बहुत लंबा चौड़ा है पीरज़ादा साहब का, थोड़ा बहुत हम बता दें, बाकी वो ख़ुद बताएंगे। ये बाय प्रोफेशन जो हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं एज ए प्रोफेसर, और रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, और एक बहुत अच्छी बात, पोएट हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हेल्थ सेक्टर में भी कुछ काम करते हैं, वो हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हैं इनकी कुछ किताबें। कुछ किताबों को मैं बता देता हूँ। ये सिंधी में है, दुखन पोयां सुख, और दूसरी है समझ, तीसरी है मुस्बत सोच। अच्छा, इन किताबों में से ये जो पहली वाली मैंने किताब टाइटल पढ़ा, दुखन पोयां सुख, ये मुझे बड़ा अपील इस कहानी ने किया और मैं चाहूँगा कि इस पे भी हम बात करेंगे। तो पीरज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं। हम आपसे पहले तो एक ब्रीफ सा ही, जो इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं ये बड़े डाइवर्सिफाइड हैं और बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट और बाय प्रोफेशन आप एक साइंटिस्ट भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, सख्त और खुश्क किस्म के सब्जेक्ट्स आपके हैं। तो ये कैसे बैलेंस करते हैं, ये ज़रा हमें समझाएं और हमारे देखने वालों को समझाएं, और प्लस थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और एक डायलॉग का मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में डायलॉग थोड़ा सा कम हो गया है, और आपका ये फोरम मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये एक चांस देता है कि आप डायलॉग करें और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, बिकॉज़ डिस्कशन इज़ द सॉल्यूशन। जंगों का हल भी डिस्कशन है। ठीक तो है। डिस्कशन अगर हम नहीं करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, तो सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। जहाँ तक मेरे तारुफ़ का ताल्लुक़ है, कल आपने मुझसे तारुफ़ का पूछा था, तो मैंने खुद जब अपने आप को एनालाइज़ कर रहा था, तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ, प्रोफ़ेसर भी हूँ, साथ ही साथ मैं पोइट्री भी कर रहा हूँ, मैं कॉलम्स भी लिख रहा हूँ, हेल्थ के हवाले से भी लिखता रहता हूँ, तालीम के हवाले से भी, एजुकेशन पे भी काम करता हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, और मैं ये समझता हूँ, बल्कि आपका प्रोग्राम क्योंकि नौजवानों के हवालों को फोकस करता है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की शख्सियत एक पैकेज होती है। ज़रूरी नहीं होती है कि आपके अंदर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सलाहियत हो। अपने आप को तलाश करें, अपने आप को ढूंढें। जैसे मैं एग्जांपल आपकी भी दे सकता हूँ कि आपका तारुफ मेरे लिए, ये जो तारुफ है, इसको मेरे ख्याल में 1-2 साल ही वो हुए होंगे, तो आपका ये एक नया तारुफ है, और आपकी शख्सियत में देखें ना कहीं ये चीज़ छुपी हुई थी, और जब से आपने ये चीज़ की होगी, आई एम डेड श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो इंटरव्यूज़ आपने मुख्तलिफ लोगों से किए हैं, तो ये भी सीखने सिखाने का, इल्म हासिल करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो नौजवानों के लिए क्या इसमें एक लेसन नहीं है कि अगर वो चाहें, मुझे याद आ रहा है रेहान अल्लाह वाला ने एक, उनकी एक ये आइडिया मैंने पहली दफ़ा उन्हीं के मुंह से सुना था कि वो नौजवानों से कहते थे कि आप जाओ 100 शख्सियात से इंटरव्यू करो। तो उसके पीछे उसका थॉट यही था कि जब आप 100 लोगों के साथ मिलेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे,
तो आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो आप ये बात कि मैंने ये अपनी साइड पॉडकास्टिंग की और ये अभी एक्सप्लोर की। मेरे कुछ और दोस्तों ने भी यही बात की जो आपने भी की कि ये आपको पता नहीं था। जब आपने कुछ तलाश करने की कोशिश की तो फिर आपको लगा कि आप ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना और लोगों की बातों से बहुत लर्न करना, ये डेफिनेटली इस काम में है। जी, जब आप लोगों से मिलते हैं, मैं कोई अभी पिछले 6 मंथ्स हो गए, 6 महीने हुए मैंने इस काम को शुरू किया। तो इसमें मैंने कोई 120 के करीब के एपिसोड्स जी, हैं, जिसका मतलब ये है कि कम से कम मैं 100 लोगों से जी, इन 6 महीनों में मिला हूँ। बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं जिनसे एक ताल्लुक़ पहले से था, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मेरे लिए नए थे। लेकिन इवन उन लोगों से जिनसे मेरा ताल्लुक़ पुराना था, उनको भी जब इन पॉडकास्ट के सोर्स से मैंने एक्सप्लोर किया, सो आई फाउंड डिफरेंट थिंग्स इन देम। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये फिर दूसरा इसका जो फ़ायदा मैं ये समझता हूँ कि जब हम बातें करते हैं, अपनी जब मेरे मेहमान आते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी इन बातों का एक इम्पैक्ट तो है। जो बात आप एक लिमिटेड ऑडियंस पे देंगे और वही बात आप जब पब्लिक होती है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। आजकल ये ज़माना ही सोशल मीडिया का है, लोग देखते हैं, सुनना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ एक अच्छा मीडियम है फॉर बिल्कुल। इंफॉर्मेशन। और बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो हाँ, आप आगे बताइए। और ये जो सिलसिला है पॉडकास्ट का, ये आजकल मैं जब देखता हूँ कि आजकल के टीवी हम्म, प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा अच्छे और इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितने पॉडकास्ट जो है वो अब दुनिया का एक रिसेंट न्यू इमर्जिंग प्लेटफॉर्म कह लें, हम्म, मीडिया कह लें, हम्म, जिसके ज़रिए से हम बहुत अच्छी अच्छी और बहुत अहम बातें जो कि शायद मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो शायद कैटर ना कर सके। सही कहा आपने। अच्छा, फिर आगे बताइए कि ये डाइवर्सिटी कहाँ से आई आप में? मतलब जो आप काम करते हैं, वो डेफ़िनेटली आप ने उसको परस्यू किया होगा, वहाँ आ गए। लेकिन साथ-साथ ये पोएट्री, शायरी, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं सबको? आपके और ये सवा कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक-दूसरे को? यहाँ ये भी बात आपसे पूछने का मकसद था कि कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपके एक-दूसरे सवाल को अगर मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ करता को? हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आप एक समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। आप ठीक है। एक समाज को चेंज करना चाहते हो। आपके जो नज़रियात होते हैं, वो और मेरे ख़्याल में एक पढ़े-लिखे इंसान की मुझे तो ऐसा लगता है कि बेसिक डेफ़िनिशन यही तो होनी चाहिए हुँ, कि आपने अगर पढ़ा-लिखा है, तो आपने समाज को क्या फ़ायदा दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली और ये इनहेरिटेड इस तरह से हैं कि मेरे जो वालिद अनवर पीरज़ादो साहब थे, वो खुद बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे और उनकी शख्सियत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। हुँ, एक ही वक़्त में वो पोएट भी थे, वो सहाफ़ी भी थे, वो दानिश्वर भी थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, वो भिटाइयिस्ट भी थे, वो सिंध के एक्सपर्ट भी थे। हुँ, तो उनकी शख्सियत के बहुत सारे, वो तो ख़ैर बहुत बड़ी एक शख्सियत थी और इंस्पायरेशन हमारी वही थी। लेकिन मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कही कि नौजवानों के अंदर भी, हर इंसान के अंदर होती हैं। एक इंसान ना एक पूरी कायनात होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। हुँ, तो उसको ढूंढते आप जब जाएंगे ना, तो हर इंसान के, आई एम 100% श्योर कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इस चीज़ को बड़ी अहमियत देता हूँ कि इंसान को ना सरगर्म रहना चाहिए। सरगर्मी के बड़े फायदे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही हुँ, जिक्र किया कि हुँ, आपने अगर ये सरगर्मी की तो कितने आपको फायदे हुए। अगर आप ना करते तो आप उन तमाम फायदों से महरूम रह जाते हुँ, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। हुँ, हुँ, मसला सारा ये होता है कि वो एक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जो जहालत का जो है ना सबसे बड़ी रुकावट ये होती है, इल्म हासिल करने के हवाले से उसका कोटेशन है कि सब मालूम होने की इंसान खुश फहमी में मुब्तला रहता है। हुँ, जो इंसान बेइल्म होता है ना, उसको लगता ये है कि मुझे तो सब कुछ मालूम है।
तो क्या ज़रूरत है किताबें पढ़ने की, क्या ज़रूरत है किसी से मिलने की, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो ये जो थॉट है, हालांकि इंसान चाहे कितना भी पढ़ने लिखने की कोशिश करे ना, हम्म, फिर भी उसकी नॉलेज समंदर के एक कतरे के बराबर होती है, जो सही बड़े कहा आपने, फिलोसोफर्स सही कहा। कह कर गए। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नौजवानों को ना लर्निंग के एवेन्यूज के पीछे जाना चाहिए। हम्म, हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गए, और ये जो जदीद प्लेटफॉर्म है, हम्म, मैंने अभी एक ताज़ा मेरी एक और बुक आई है, उसका उन्वान है मस्बत सोच। हम्म, तो मैंने पूरी बुक लिखी है, और उसके पीछे मेरा थॉट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो नौजवान है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, नेगेटिवली चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहा है। और मेरा ये चीज़ है कि देखें, समाज के अंदर कोई भी समाज हो, जाहिर सी बात है उसमें आपको अच्छी चीज़ें भी नज़र आएंगी और बुरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। मैं ये कहता हूँ एक बहुत ही सादी पॉलिसी ये है, अच्छी चीज़ को आप अप्रिशिएट करो, और जो बुरी चीज़ है उस पर आप तनकीद करो। हम्म, टोटली पैराडाइम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, या तो ये कहना कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है, हम्म, आप कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा, ये जो नैरेटिव है मैं नहीं समझता कि ये सही है। हम्म, अच्छी चीजें भी हैं, जैसे आजकल ना आपने बड़ा सुना होगा, दुनिया बड़ी खराब हो गई है, हर इंसान जो है ना बस खुद परस्त है, मुनाफिक है, ये है, करप्ट है। लेकिन इसी समाज में मैं आपको मतलब गिनवा सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है, हम्म, वो भी मौजूद हैं। तो हम, पता है क्या है, एक मुझे लगता है कि मैं जब इस पर चीज पर सोचता हूँ, हम एक गलती करते हैं। हम्म, जो अच्छी चीजें होती हैं ना, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और जो गलत चीजें हैं उसको हम हाईलाइट करते रहते हैं। तो लगता ऐसा है जैसे सब कुछ बेकार है, सब कुछ सब बेकार है। कुछ खराब है, सब कुछ चीजें हैं। भाई, जो मैं ये कहता हूं कि अच्छी चीजों को भी तो आप प्रमोट करो ना, और ये चीज इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब अच्छी चीजों को हम हाईलाइट करेंगे ना, तो अच्छाई अच्छाई से फैलती है। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये बात आपने सही की कि आजकल मुआशरे में एक अफरा तफरी का माहौल तो है। हर आदमी अपनी एक दौड़ में लगा हुआ है कि बस भागना है, पीछे लगे हुए हैं। और आज का जवान जो है वो भी मायूसी का शिकार जो है, उसकी वजह भी यही है कि वो सिस्टम से, मुआशरे से पॉजिटिव वाइब्स को नहीं लेता। वो नेगेटिव वाइब्स को ज़्यादा और पॉजिटिव को कम। और उसकी वजह ये है कि जब वो ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा नेगेटिव है चीज़ों के बारे में, रादर देन बीइंग पॉजिटिव। तो ये मसला तो है हमारी, और ये बहुत सारी मैंने अपनी एपिसोड्स में बहुत सारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, असातिज़ा, इन सब से मैंने डिस्कस की, और उस पे भी हमने बहुत सारी बातें की। फिर जैसे आपने अभी कहा कि ये जो है ना थॉट के चैनल शुरू करके इसका क्या फ़ायदा। तो देखिए, मैं बताऊं कि मेरी क्या थॉट थी इसको शुरू करने में। मेरी थॉट ये थी कि इंसान बाय नेचर कम्युनिकेशन, बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है। और जब तक ये इंसान ज़िंदा है और इस दुनिया में है, वो इससे बाज नहीं रहता डेफिनेटली, क्योंकि पैदा ही इसी तरह हुआ है। बात करेगा, बोलेगा, सुनेगा। अब इसमें डेफिनेटली अक़साम हैं, कुछ कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, कुछ गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। और लेकिन बोलते ज़रूर हैं, कम्युनिकेशन होती ज़रूर है। आजकल जो ज़माना है डिजिटल मीडिया का, जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि लोग टीवी और इसके प्रोग्राम्स को नहीं देखते। आज लोग देख रहे हैं इस शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स को, क्विक इन्फॉर्मेशन को। हाथ में मोबाइल है, आपने प्ले किया, आप कहीं भी हैं, देखते रहे। मुझे पता नहीं ये क्यों लगता है कि ये टीवी और इसके प्रोग्राम्स आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं, मे बी 5-10 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये ऑब्सलीट हो जाएगा टीवी। आप सोशल मीडिया की पावर और इसकी इसका इसका इन्फ्लुएंस जो है, आप इससे नोट करें कि अब सारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स सोशल मीडिया पे भी हैं, रील्स की शक्ल में, पूरे पूरे एपिसोड्स की शक्ल में, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि लोग आजकल इसको देखते हैं।
तो दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी किताब के बारे में बताएँ, वो जो आपने लिखी है, जिसको हमने पहले दुखन पोया सुख। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था और इसके अंदर क्या है बेसिकली जो आपने डिस्कस किया? ये मेरी मेरी 4 बुक्स पब्लिश हुई हैं, 2 शायरी की हैं। मैं इसमें नसरी नज़्म का शायर हूँ, तो नसरी नज़्म की 2 बुक्स हुँ, हैं। फिर एक जो रिसेंट बुक अभी मैंने ज़िक्र किया उसका, वो मस्बत सोच के उन्वान से, उसमें अखबार में मैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर लिखता रहता हूँ, तालीम पर, सोशल मीडिया पर, सेहत पर, लिटरेचर पर, एजुकेशन पर, तो वो उसमें मज़ामीन हैं। और जो चौथी बुक है जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसका उन्वान है दुखन पुठियाँ सुख। असल में मैं 2004 में मैंने स्कॉलरशिप विन की थी हायर एजुकेशन की, और उसके बाद ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से मैंने पीएचडी किया था। ठीक है। तो मैं 2005 में गया, 2009 में मैं वापस आया। उस दौरान जो मैंने वहाँ कुछ देखा, तो जब मैं वापस आया तो अक्सर ऐसा होता था कि दोस्तों के साथ ना मैं वहाँ की किसी न किसी वाक़ये का ज़िक्र करता था कि बयाना में ये होता था, वहाँ पर ये होता था। बाद में मुझे ख़्याल आया, काफ़ी देर से मुझे ये ख़्याल आया कि ये जो चीज़ें मैं अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ, ये पूरी सबको क्यों नहीं सुनाऊँ, पूरी दुनिया हुँ, को क्यों नहीं बताऊँ। हुँ, तो फिर मैंने वो बातें ख़ास तौर पर एक्सक्लूसिवली, जो ख़ास इम्पोर्टेंट वाक़ये हुए, वो मैंने सोचा कि सबको बताऊँ। ठीक है। तो उसमें मैंने आम तौर पर जो सफ़रनामा लिखा जाता है ना, मेरा सफ़रनामा में डिफरेंट स्टाइल से मैंने ये किया। और दूसरा सवाल ये होता था कि मैं बार बार ये देख, वहाँ पर जो भी चीज़ देखता था तो पाकिस्तान याद आता था कि यहाँ पर तो ये हो रहा है, पाकिस्तान हुँ, में ये भी नहीं होता था, हुँ, यहाँ पर ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये भी नहीं होता। तो मैंने पूरी बुक का जो एक थीम होता है ना, वो ये है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए। वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो हमसे 100 साल आगे हैं, रिसर्च में भी आगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी आगे हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी आगे हैं। तो यही सारी चीज़ें, मेरे यही चैप्टर्स हैं, बैंकिंग सिस्टम वहाँ का, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम वहाँ का, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का, ओवरऑल जो पूरी हुँ, सोसाइटीज़ के हैं। हुँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें, और ये जो उन्वान है दुखन पुठिया सुखा, असल में इसके पीछे ये रीज़न था कि आई लॉस्ट माई बोथ पेरेंट्स ड्यूरिंग अच्छा। दैट हुँ, ट्रेवल, वो पीरियड था। तो मैंने मेरी वालदा का पहले इंतकाल हुआ जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, और उसके बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। तो ज़िंदगी असल में यही गिव एंड टेक, और कुछ हासिल करना, कुछ लूज़ करना, कुछ आपको मिल जाता है, कुछ खो जाता है। ये ज़िंदगी की फ़ितरत है। इसमें शिकायत भी कुछ नहीं है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ आप जो है वो लूज़ करते हैं। हुँ, लेकिन मेन मुझे लगता ये है कि इंसान की ना 2-4 जैसे ना कुछ एक की पॉइंट्स होनी चाहिए इंसान की पर्सनैलिटी के। हुँ, उसमें ये होना चाहिए कि एक तो आप सीखने की कोशिश करो, हुँ, और दूसरा आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो एक मेरा ख़्याल में बड़ी ज़रूरी हैं, हुँ। जो करनी चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये पूछूँगा कि क्या आप इस बड़े जो है ना ड्राई सब्जेक्ट साइंस में जो आप पढ़ाते हैं, वो उसको ज़रा थोड़ा-सा हमें समझा दें, देखने वालों को थोड़ी-सी आसान ज़बान में समझा जी। दें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? या वो बच्चे जो इस तरफ तालीम में जाना चाहते हैं या हैं, उनको आगे क्या जी। करना चाहिए? और ये भी बताइए कि ये जो है साइंस का ये सब्जेक्ट, उम, इसका इम्पैक्ट क्या है जी। हमारी लाइफ़्स पे? ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं हूँ माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफ़ेसर। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और जिसको आप ड्राई सब्जेक्ट कह रहे हैं ना, मेरा तो ये फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा हुँ, पसंद इसलिए है कि ये मुझे एवरीडे लाइफ से बड़ा कनेक्टेड लगता है। हुँ, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, अब हो सकता है उनके एक्सपर्ट्स उनको बड़ा वो ड्राई ना समझते हों, लेकिन मुझे वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये थोड़े से ड्राई लगते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा एक डायनामिक और बहुत ज़्यादा एक एक्टिव और लाइवली सब्जेक्ट लगता है, जो कि मेरी एवरीडे लाइफ के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हुँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको मैं एक रेफरेंस दूं, एक बुक है, उसका उन्वान है 10% ह्यूमन। 10% ह्यूमन। 10% हुँ, ह्यूमन। अब इस वर्ड की मीनिंग ये है कि अगर आप एक इंसान, कोई भी इंसानी बॉडी उठाएं और उसमें सेल्स की काउंटिंग करें, तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें से इंसान के जो सेल्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 10% है,
और बाकी 90% उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि एक इंसान की नॉर्मल बॉडी में उसके अपने सेल से 90% हायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जो फ्लोरा है ये सबसे ज्यादा हमारे गट के अंदर होता है, माउथ में भी होता है, स्किन में भी होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है। और इवन एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो। तो आप अंदाजा ये लगाएं कि जब इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में कोई चीज मौजूद होगी तो वो क्या कुछ भी नहीं कर रही होगी। उसके रोल्स कितने ज्यादा डायनामिक हैं। अभी रिसर्च, अभी साइंस वहां तक पहुंच नहीं पाई है कि उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल्स को वो फाइंड आउट कर सकें। कुछ मालूम भी हुई हैं और कुछ जो हैं वो अभी मालूम होने हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी सिग्निफिकेंस, इनके रोल्स, दे कैन डू मिरेकल्स। और अभी आजकल अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे ना तो उसमें गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा काम कर रही है। इंसान के अंदर अच्छा आम तस्वर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी आम इंसान जिसको नॉलेज नहीं होगी ना, वो आपको ये कहेगा कि जरासीम तो खराब होते हैं, जरासीम तो बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये जो जरासीम जो बीमारियां पैदा करते हैं ना, ये कितने होंगे? ये 30 बीमारियां करते होंगे, 40 करते होंगे, ज्यादा ज्यादा चलो 100 करते होंगे ना। तो बाकी जो इतना ह्यूज नंबर है वो तो बुरे नहीं है ना, वो तो पैथोजेनिक नहीं है, वो तो डिजीज कॉज नहीं करते। आपकी प्लांट प्रोडक्शन में, आपकी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी के इतने ज्यादा डिसिप्लिन्स हैं। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी अलग है, मेरीन माइक्रोबायोलॉजी अलग है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अलग है, टेक्सटाइल की अलग है, इंडस्ट्री की अलग है, फार्मास्यूटिकल अलग है। तो उसके इतने ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं कि और आइंदा जो आने वाला जो वर्ल्ड है उसमें तो माइक्रोबायोलॉजी की सिग्निफिकेंस इस लिहाज से और ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि और ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये आपने नहीं बताया कि इस तालीम के स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान, बिलखुसूस हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कि किस साइट पे जाते हैं फॉर प्लेसमेंट्स? इनकी जो कैरियर्स हैं, अब असल में पता है क्या, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये भी एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, तालीम हासिल करने का मकसद नौकरी दिलवाना बेसिकली नहीं होता। तो आपका, मैं इसको इस तरह से साबित कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी, आपको बड़ी अच्छे पैसे हैं, आपके पास नौकरी है, तो आप पढ़ेंगे नहीं क्या? तो पढ़ने का डायरेक्ट ये नहीं होता कि आप जो है वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको कल जाकर आपको नौकरी मिले। पढ़ना लिखना इसलिए होता है कि आपको वो शऊर देता है, आपको समझ देता है, आपको विजडम देता है, आपको नॉलेज देता है। उसके बाद उस नॉलेज को आपने यूटिलाइज करना है कि ये जो कुछ मैंने सीखा है, अब इसको मैं इसका क्या यूज कर सकता हूँ। तो तालीम का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको आपकी जहन साजी करता है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ देता है, आपको दानाई देता है, ताकि आप जिंदगी गुजारना आपके लिए आसान हो सके। आप सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका जो स्पेसिफिकली अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मेडिकल, हॉस्पिटल, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज जितनी भी हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जाहिर बात है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की उसमें जगह होगी। फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी है, जो भी हैं वो उसमें हैं। वही मैंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी की तो फिशरीज है, तो वहाँ भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए। जो क्रॉप्स हैं आपकी, उसमें जो कीड़ा लग जाता है, उसमें क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनका इल्म, सॉइल फर्टिलिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में आपको पता है कि क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की नहीं करती, वरना वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आर दी जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें काम बहुत ज्यादा और किया जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो हम कह सकते हैं कि शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे फ्यूचर कहते हैं ना, फ्यूचर में इसका स्कोप हर फील्ड में। या डॉक्टर साहब, ऐसी कोई आखिरी चीज़ अपने यंग बच्चों के लिए कहना चाहें कि जो आपको लगता है कि मैसेज मुझे देना चाहिए, वो क्या होगा? एजुकेशन की जैसे अभी बात चल रही थी, तो एजुकेशन पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना हमारा नौजवान थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए, मैंने अभी रिसेंट एक आर्टिकल लिखा है कि हम बुनियादी चीजें ही भूल जाते हैं। हर चीज का एक मकसद होता है ना, पहले तो आपको वो मकसद पता होना चाहिए। तालीम का बुनियादी मकसद, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, अभी मैं रिसेंटली में एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। मैं एक गाँव में गया, तो वहां पर मैंने जब स्टूडेंट से सवाल जवाब किया तो मैंने ये समझा कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, दुनिया में फलां मुल्क की करेंसी कौन सी है, दुनिया में कितने मुल्क हैं, वो समझते हैं ये तालीम है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये तालीम नहीं है। तो इल्म में और इंफॉर्मेशन में फर्क भी पता होना चाहिए। इल्म इसको कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दरिया है तो आपको उस दरिया के बारे में सब कुछ पता हो, दरिया क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके अंदर क्या क्या मखलूक होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि दरिया के फायदे क्या हैं, अगर दरिया ना होगा तो नुकसान धरती को क्या क्या होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें टोटलिटी में पता है तो आप बाइल्म है। ये इल्म नहीं है कि दरिया कौन सा है और कितने होते हैं। तो हमने जो है ना, और उसके बाद अल्टीमेटली आपका अपना नजरिया, आपका अपना कमेंट क्या बनता है, वो जब आप देते हैं तो आप तालीम याफ्ता इंसान बनते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन और ये बातें और आपका चीज़ों पे तज्जिया डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।